क्लास में कहाँ तक बता दिए थे? क्या क्या बता दिया? डिस्टेंस फार्मूला हो गया, सेक्शन फार्मूला, मिडिल पॉइंट और सरकम सेंटर, सेंट्रोइड, है ना। अब आगे है आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल। फार्मूला याद है सबको? नहीं याद है? मान लीजिए कोई ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स दिया हुआ है x1 y1, x2 y2 और x3 y3। इसका एरिया आपको क्या होगा? इफ a x1 y1, फार्मूला भी बता रहे हैं। सीट जो है दे दीजिए, मान लीजिए एरिया ये वाला दे दीजिए सीट। वो उसका कोई सवाल पूछना है क्या? सब बन गया तुम लोग का? इसको दीजिए ना, ये यहाँ लाए। आज यही पढ़ा रहे हैं। with the vertices of triangle ABC, then area of triangle ABC। देखिए एरिया का तीन तरह का फॉर्मूला है, अलजेब्रिक फॉर्म में भी है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी है और एक स्टेयर मेथड है। तीनों हम बता दे रहे हैं। सबसे आसान होगा स्टेयर मेथड। एरिया क्या होता है? 1/2 x1। ऐसे याद रखने का तरीका ये है कि आप y कोऑर्डिनेट जो है तीनों वर्टेक्स का साइक्लिक ऑर्डर में लिख लीजिए। ठीक है, केवल y कोऑर्डिनेट y1 y2 y3, ये y कोऑर्डिनेट को साइक्लिक ऑर्डर में लिख लिए। अब जो है x कोऑर्डिनेट जैसे x1 डाले तो यहाँ पे सफिक्स 1 है, तो 1 को छोड़ दीजिएगा। उसके बाद जो बचा हुआ y2 माइनस y3, उसके बाद x1 के बाद क्या डालेंगे? x2 और 2 सफिक्स को छोड़ दीजिए y3 माइनस y1। ऐसे क्या होगा कि याद रहेगा। x1 ले लिए, x2 ले लिए, अब x3 सफिक्स में 3 है, 3 को छोड़ दीजिए y1 माइनस y2। याद रह जाएगा? ठीक है। किसी भी क्षेत्र का एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, ये आपको नेगेटिव भी आ सकता है। तो अगर नेगेटिव आ गया तो उसको मॉड लेकर पॉजिटिव कर लीजिएगा। ठीक है, ये एक तरीका हुआ अलजेब्रिक मेथड से। दूसरा है डिटर्मिनेंट फॉर्म में। डिटर्मिनेंट जो है ये आप पढ़िएगा 12 में। आपको जो अच्छा लगता है उसको यूज कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ, और जो मॉड का सिंबल है, मॉड ऐसे देते हैं ना, डिटर्मिनेंट भी इसी तरह से रहता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ पहला कोऑर्डिनेट लिए x1 y1,
उसके बाद 1 डाल दीजिएगा। दूसरा कोऑर्डिनेट x2 y2, फिर 1, तीसरा कोऑर्डिनेट x3 y3, फिर 1। ये लाइन जो है डिटर्मिनेंट का खींचा हुआ, ठीक है। अगर ये नेगेटिव आया तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड ले ले। छोटा वाला लाइन मॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक है स्टेयर मेथड्स। अच्छा, इसको तोड़िएगा कैसे? डिटर्मिनेंट तोड़ने जानते हैं? ये तो बताया नहीं आपको। डिटर्मिनेंट को तोड़ने जानते हैं? तोड़ने जानते हैं इसको? डिटर्मिनेंट को तोड़िएगा कैसे? 1/2 इसको 6 तरह से तोड़ सकते हैं। रो का संख्या देखिए, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। रो का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे बोलेगा दूसरा रो में कौन है तो x2 y2 1, तीसरा रो में कौन है x3 y3 1। उसी तरह से कॉलम जो है वर्टिकल लाइन ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे दूसरा कॉलम में y1 y2 y3, पहला कॉलम में x1 x2 x3। तो रो का संख्या 3 है तो 3 तरीका रो के डायरेक्शन में तोड़ सकते हैं और इसी को कॉलम के डायरेक्शन में तोड़ सकते हैं। यानी कि टोटल 6 तरह से इसको तोड़ सकते हैं। हम एक तरीका बता रहे हैं, बाकी डिटर्मिनेंट पढ़िएगा तो सारा जान जाइएगा। तो पहला रो के डायरेक्शन में तोड़ रहे हैं। x1 साइन होगा पॉजिटिव। अब x1 जहां पे स्थित है उस रो को और कॉलम को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये 4 मेंबर देख रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। पहले डायगोनली y2 माइनस y2 इंटू 1 तो y2 होगा, बीच में -1 माइनस डालना है। अब 1 में y3 से मल्टीप्लाई किए तो y3 पॉजिटिव। उसके बाद नेगेटिव y1 लिए, y1 जिस रो और कॉलम में है उसको छोड़ दिए, ठीक है। पहला रो और दूसरा कॉलम में छोड़ दिए, यही चारों बचा हुआ है। मल्टीप्लाई कीजिए, x2 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो x2, और क्या बचा हुआ था 1 इंटू x3 यानी कि x3 प्लस x1 ले लिए, y1 ले लिए। अब 1, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, उसके बाद फिर पॉजिटिव। 1 लेंगे तो 1 जिस रो और कॉलम में है छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई कीजिए x2 इंटू y3 माइनस y2 इंटू x3। तोड़ने का ये तरीका हुआ। और अगर नेगेटिव आ गया तो पॉजिटिव कर दीजिएगा। समझ में आया कि नहीं? अरे यस नो कुछ भी बोलेगा ना जी। x1 लिए, जहां पे है छोड़ देंगे रो कॉलम को, y2 इंटू 1 y2 आएगा, माइनस बीच में डालना है y3 इंटू 1 y3। दूसरा का साइन नेगेटिव होगा, y1 लेंगे तो सेकेंड रो, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ दिए, x2 को 1 से मल्टीप्लाई किए x2 माइनस x3। उसके बाद पॉजिटिव 1 जिस रो और कॉलम में छोड़ दिए x2 इंटू y3, ठीक है, माइनस x3 इंटू y2। एक आपको है स्टेयर मेथड, हम ज्यादा इसी को यूज करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ। और स्टेयर मेथड में क्या, स्टेयर का मतलब होता है सीढ़ी, ठीक है, सीढ़ी नुमा फार्मूला है। पहला कोऑर्डिनेट को लिख दीजिए x1 y1, उसके बाद दूसरा कोऑर्डिनेट कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं x2 y2, फिर तीसरा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट x3 y3,
और जहां से शुरू होगा वहीं पे समाप्त होगा। x1 y1 से शुरू किए थे, x1 y1 पर ही समाप्त होगा। अगर नेगेटिव आ गया तो मॉड लेके पॉजिटिव करना है, उसमें कुछ नहीं था। x1 y1, x2 y2, x3 y3, x1 y1, जहां से स्टार्ट किए वहीं पे समाप्त करना है। अब सवाल उठता है कि उसको कैसे तोड़ेंगे। ये डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो के डायरेक्शन में तोड़ा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट रो के डायरेक्शन। आगे बताएं। फॉर्मूला सब याद होना चाहिए। आज देखिए, हो सकता है कि आज ही सिलेबस शुरू हो जाए लोकस पढ़ाने के बाद। दो चीज पढ़ाना है, एरिया और लोकस। अगर फिनिश हो गया तो स्ट्रेट लाइन आज शुरू होगा, नहीं तो फिर अगले क्लास में शुरू करते हैं। चलिए इसको देखिए कैसे तोड़ते हैं। इज इक्वल टू, इसके नीचे लिखिएगा, ठीक है, स्पेस इधर कम है तो हम इधर लिख रहे हैं। इसको तोड़ने का तरीका है, एक तरफ से आप मल्टीप्लाई करते जाइए। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आएगा? x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1। एक तरफ कंप्लीट हो गया, माइनस अब इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, y1 x2, फिर y2 को x3 से मल्टीप्लाई करेंगे और y3 को x1 से। तो y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1। अगर नेगेटिव आया तो मॉड लेके पॉजिटिव करना है, ज्यादा हम उसी को यूज करेंगे, ठीक है। स्टेयर मेथड आसान है। जैसे एक छोटा सा सवाल बना लीजिए, द फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, दिया हुआ है। किसी त्रिभुज का तीनों वर्टेक्स आपको दिया हुआ है, एरिया निकालना है, डायरेक्ट फार्मूला पे है। शीट सबको मिल गया है ना, तुम लोग को मिल गया है ना? बनाइए, तब फॉर्मूला तो लिखा दिए, इसमें तो आप केवल कैलकुलेट करना है। बताइए कितना होगा, तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है, कितना है? 12, 12 स्क्वायर यूनिट। किस मेथड को यूज किया? फर्स्ट वाला यूज किया। और किसी का?
पॉइंट हम लोग को दिया था और उसका नाम हम लोग दे दिए हैं ए बी सी। पहला पॉइंट था ये, और दूसरा पॉइंट है 7, 5 जिसका नाम बी दिए हैं, और तीसरा पॉइंट है -1, 10 इसका नाम सी दिए। Therefore, area of triangle ABC is equal to half। स्टेयर मेथड को यूज करें, ठीक है। स्टेयर मेथड में आप किसी भी कोऑर्डिनेट से स्टार्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल ट्रायंगल के लिए 3 - 4 7 5 -1 10 और क्या बताए थे, जहां से शुरू होगा वहीं पे समाप्त होगा। 3 - 4 से शुरू किए थे, 3 - 4 पे समाप्त होगा। अब इसको तोड़ दीजिए। 1/2 मल्टीप्लाई पहले ऐसे करना है एक तरफ से, 3 × 5 15 प्लस 7 × 10 70। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 में 4 -1 में -4 से मल्टीप्लाई किए +4 माइनस, अब इधर से -4 को 7 से मल्टीप्लाई किए -28, 5 को -1 से मल्टीप्लाई किए -5, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किए +30। ठीक है, ऐड कर लीजिए। 1/2 70 और 15 कितना हो गया जी, 85 या 4 89 89। ये हो गया आपको 33 -33, और -33 में 30 घटाएंगे तो -3, माइनस माइनस +3 इज इक्वल टू 1/2। ये हो गया आपको 92। 92 का मतलब 46 स्क्वायर यूनिट्स। आपका गलत आया जी, शुरू में क्या बोला, 12 बोला था शायद। तो इस मेथड को यूज कीजिए, आसान रहेगा। ठीक है, एक एक सवाल जो है अप्लाई करने के लिए बता रहे हैं। इसको लिख लिया ना सब। अगर मान लीजिए 3 पॉइंट, ये 3 वर्टेक्स है, नन कॉलिनियर है, यानी कि एक लाइन में तीनों नहीं है। अगर कॉलिनियर होगा तब क्या होगा, तीनों वर्टेक्स अगर कॉलिनियर हो गया एक ही लाइन में, त्रिभुज बनेगा कि नहीं, तब उसका एरिया क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो रिजल्ट लिखिए, इफ ABC नहीं लिखो, इफ 3 पॉइंट्स A B C आर कॉलिनियर, अगर 3 पॉइंट कॉलिनियर है, देन कॉलिनियर का मतलब हो गया एक ही लाइन में तीनों पॉइंट है। इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अभी फिलहाल नहीं लिखे। ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ट्रायंगल बनेगा नहीं, यानी कि ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 0। अगर 3 पॉइंट कॉलिनियर है तो तीनों से बनने वाला त्रिभुज का एरिया 0 हो जाएगा। दूसरा, अगर किसी सवाल में ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, तब यूज करते समय पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ यूज करेंगे। इफ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज गिवन, अगर किसी त्रिभुज का एरिया सवाल में दे चुका है, ठीक है,
then we use it with positive negative sign. अगर किसी त्रिभुज का एरिया दिया हुआ है सवाल में तो उसको पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ यूज करना है। जैसे किताब आप लोग कौन सा बना रहे हैं? किताब कुछ बताया गया था कि ये किताब फॉलो करना है? क्या बोल रहे हैं? एक किताब जो है फॉलो कीजिए। नहीं नहीं, उसका बताएंगे, अभी पॉलीगन का बताएंगे, पॉलीगन वाला बताएंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 अच्छा अरेंज नहीं है थोड़ा सा, नहीं तो ऐसा करो पहले 4 बना लो, उसके बाद 3 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द पॉइंट्स A0, 0B, 1, 1 आर कॉलिनियर। बोलता है ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर होगा इफ 1/A + 1/B इज इक्वल टू 1। एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट A0, दूसरा पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट 0B, और तीसरा पॉइंट सी है जिसका कोऑर्डिनेट 1, 1। बोलता अगर ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर हुआ तो आपको प्रूफ करके दिखाना है कि 1/A + 1/B इज इक्वल टू 1। यही प्रूफ करना है। अगर कॉलिनियर होगा तब बन जाएगा। मान लेते हैं कि कॉलिनियर है, अगर कॉलिनियर है तो इसका एरिया क्या होगा? 0 कर देंगे। एरिया को 0 करेंगे तो ये रिजल्ट आना चाहिए। बनाइए जल्दी से। कॉपी एक रफ कॉपी रखिए, ठीक है? और सवाल जब भी आपको, जैसे सीट आपके पास है ही, नंबर बोलते हैं तो उसको ट्राई कीजिए। फॉर्मूला आपको बताते जा रहे हैं। अज्यूम दैट, ये बोलता है अगर कॉलिनियर है तब ये प्रूफ करना है। तो मान लेते हैं कि कॉलिनियर है, ABC बी कॉलिनियर, माना कि ये कॉलिनियर है तीनों पॉइंट। देन जैसे मानेंगे कॉलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये तीनों पॉइंट से बनने वाला त्रिभुज का एरिया 0 हो जाएगा। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2। कहीं से स्टार्ट कीजिए, A0 स्टेयर मेथड को ही यूज करें, 0B, 1, 1 और जहां से स्टार्ट किए फिर वहीं पे समाप्त करना है, A0। ये एरिया लिख दिए, 0 होगा। 1/2 को राइट साइड में ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? 0, वो समाप्त हो जाएगा। केवल इसको तोड़ना है। इसको जब तोड़ेंगे तो A को B से मल्टीप्लाई किए, 0 को 1 से और 1 को 0 से। A को B से मल्टीप्लाई करेंगे AB प्लस 0 × 1 0 होगा, 1 × 0 0 होगा। अब इधर से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 × 0 0, B × 1 B होगा और 1 × A A होगा इज इक्वल टू, और 1/2 को राइट साइड में ले जाएंगे, 0 है तो 0 बन जाएगा। ये कितना आ गया? AB - B - A, ब्रैकेट को तोड़ दिए, यानी कि AB इज इक्वल टू A + B। AB से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ,
ए बी बाई ए बी, डिवाइडिंग बाई ए बी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको दो पार्ट में तोड़ दिए, ए बी बाई ए बी 1 हो जाएगा, और इसको दो पार्ट में तोड़े, ए बाई ए बी प्लस बी बाई ए बी, ए बाई ए बी प्लस बी बाई ए बी, ए कैंसिल, बी कैंसिल, सजा के लिखिए 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी इज इक्वल टू 1। तो सवाल यही था कि अगर कोलिनियर होगा तो 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो कोलिनियर मान लिए, एरिया को 0 कर दिए, उसके बाद उस रिजल्ट को निकाल दिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और उसको ट्राई कीजिए। ये सवाल अभी जो है नोट जो 1 लिखा है उस पर है। क्या तीसरा नंबर सवाल बनेगा? क्वेश्चन नंबर 3, बोर्ड देखो अब कितना साफ रहता है। तो लोग पानी से रगड़ देता था पहले, पानी से साफ ही नहीं किया जाता। कपड़ा साफ होना चाहिए, कॉलिन से ही साफ किया जाता है। अरे स्मार्ट बोर्ड पे तुम लोग स्मार्ट बनो ना, बोर्ड स्मार्ट बनाएगा, पेन स्मार्ट बनाएगा, अपने रहेगा स्मार्ट ही नहीं। स्मार्ट बोर्ड पे क्या होता है? मिटाने वाला तो काम हम लोग कर रहे हैं, तुमको तो उतना ही काम करना, चाहे स्मार्ट बोर्ड रहे चाहे कोई भी बोर्ड रहे। इसलिए ये सब दिमाग से निकाल दो। वो तो अब लड़का लोग फैशनेबल सब हो गया है, तो सारे टीचर को अब स्मार्ट बोर्ड लगाना पड़ रहा है। स्मार्ट बोर्ड से कोई मतलब ही नहीं। स्मार्ट बोर्ड होता है जहाँ पे केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना रहे और सॉल्यूशन एकदम शॉर्ट में करना है, तब वहाँ जरूरत पड़ता है कि क्वेश्चन लिखते लिखते टीचर परेशान हो जाते हैं। यहाँ सब्जेक्टिव आपको चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई और बी और सी दोनों पॉइंट दिया हुआ कोऑर्डिनेट आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ एरिया 6 स्क्वायर यूनिट। उस त्रिभुज का एरिया दिया हुआ है। देन शो दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 और -9 बन गया। अरे स्टेयर मेथड चाहे अलजेब्रिक मेथड या डिटर्मिनेंट मेथड,
तुम कहीं भी यूज कर सकता है, तीनों फार्मूला वैलिड है, तुमको जो आसान लगता है उसको यूज करो। स्टेयर मेथड चूंकि सीधा देखने में है और तोड़ने में भी सुविधा है तो उसी को ज्यादा यूज करते हैं। इसका एरिया दिया हुआ है 6 स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि सवाल में पहले से एरिया दे दिया है, ठीक है, और बताए थे कि जब एरिया देगा तो उसको यूज करते समय पॉजिटिव नेगेटिव साइन को यूज किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? आ गया सबका? बताए कि नहीं? ना दोनों आएगा, हाँ दोनों आएगा। तो तुम पॉजिटिव नेगेटिव साइन यूज किया, क्या बोले थे? एरिया जब दिया हुआ रहेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ बनाना है। तो 6 स्क्वायर यूनिट एरिया है ना, तो प्लस माइनस 6 लीजिए, लेकर और उसके बाद जो है बनाइए, देखिए आया दोनों। सबका बन गया? बताना पड़ेगा कि छोड़ दे? बन गया तुम लोग का? छोड़ देते हैं इसको। चलिए आगे पहले देख लेते हैं, उसके बाद जो है समाप्त भी करना है। अब अगला जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ए पॉलीगन, पॉलीगन का एरिया कैसे निकालेंगे? तो मान लीजिए कोई पॉलीगन है जिसमें n साइड दिया हुआ है, n साइड देगा तो n वर्टेक्स भी रहेगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3, इस तरह से सारा वर्टेक्स दिया हुआ, x4 y4 x5 y5, ऐसा करो, एक और ले लो, लास्ट में एक्स एन वाई एल ले लिए, ठीक है, बीच में और भी वर्टेक्स होगा। इफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 और xn yn विद द वर्टिसेस, बताइए तो इस पॉलीगन में भुजाओं का संख्या कितना होगा? x1 y1 x2 y2 x3 y3 xn y1, इसके अनुसार बोलिए, डैश डैश बीच में मारा हुआ। इस पॉलीगन में भुजाओं का संख्या कितना होगा? परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बताए थे जितना वर्टेक्स उतना साइड, कितना वर्टेक्स आप लिए? n, पहला दूसरा तीसरा बीच में बहुत सारा है n वर्टेक्स, यानी कि पॉलीगन में भुजाओं का संख्या n होगा। विद द वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन हैविंग n साइड्स, n भुजा वाले बहुभुज का ये वर्टेक्स है, देन एरिया ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन का एरिया हो जाएगा 1/2, और स्टेयर मेथड को ही यूज करेंगे, ठीक है। x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये आसान होगा, xn yn, लेकिन स्टेयर मेथड में एक खासियत था, जहां से शुरू होगा वहीं पे समाप्त करना है। इसमें एक कंडीशन और आ जाएगा, वो क्या है?
points should be taken in actual order। ये जरूरी है, जब पॉलीगन रहेगा यानी कि 3 वर्टेक्स से ज्यादा रहेगा तो पॉइंट्स शुड बी टेकन इन एक्चुअल ऑर्डर। पॉइंट को लेना पड़ेगा एक्चुअल ऑर्डर में, यानी कि या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका कहने का मतलब क्या है, पहले इसको लिख लीजिए, उस पर सवाल बता रहे हैं, पता चल जाएगा। फार्मूला समझो याद ही हो गया है, स्टेयर मेथड में वैसा कुछ भी नहीं है। क्लास इसमें चल रहा क्या, क्या चीज का भाई? वो सुबह में हो गया है। हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। पेंटागन दिया हुआ है, उसका एरिया कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटागन हुज वर्टिसेस आर, वर्टेक्स आपको दिया हुआ है। तीसरा नंबर सवाल होमवर्क है आपका, बनाइएगा। जो भी छोड़ रहे हैं बाकी आपको बनाना है। तीसरा नहीं, अभी दूसरा नंबर बनाना है। अभी पेंटागन बहुभुज ये पॉलीगन बता रहे हैं ना, उसके बाद तो सारा रिजल्ट बता ही दिए। आप सीधे हम लोग लोकस में चलेंगे, आज समाप्त कर देंगे। बेसिक आज समाप्त। देखिए यहाँ पे बहुभुज का जब हम एरिया बताएं, यहाँ पे पॉइंट लेने का जो तरीका है, अब बात नहीं करो, पॉइंट लेने का तरीका है वो एक्चुअल ऑर्डर में होना चाहिए। अगर एक्चुअल ऑर्डर में नहीं लीजिएगा एरिया गलत आ जाएगा। अब सवाल उठता है कि एक्चुअल ऑर्डर का मतलब क्या है? एक्चुअल ऑर्डर का मतलब है कि पॉइंट को आप प्लॉट कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे ये हम समझाने के लिए बता रहे हैं, ऐसे ही पता चल जाएगा कैसे लेना है। पहला पॉइंट दिया हुआ 4 3, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से ग्राफ पेपर रहेगा। 4 3 1 2 3 4, ऊपर जाइए 3, यानी कि पॉइंट यहाँ होगा लगभग। ये हो गया 4 3। उसके बाद -5 6, ये हो गया -5 और 6 ऊपर, यानी कि यहाँ पे पॉइंट होगा। 7 लिए है ना, -5 6। उसके बाद है 0 -7, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट -7, यहाँ पे होगा।
0 माइनस 7, उसके बाद 3 माइनस 6, 3 1 2 3 और -6 नीचे आएगा, यहाँ पे पॉइंट होगा लगभग 3 माइनस 6। उसके बाद है -7 -2, तो -7 और -2 नीचे, यहाँ पे पॉइंट है। जो पॉइंट जहां पे स्थित है उसके अनुसार हम लोग जो है पहले देख लिए। अब सबको मिला दीजिए। यही आपको पेंटागन बना। आप जो सीट में दिया हुआ है आप डायरेक्ट लेते, पहले इसको ले, उसमें देखिए पहले ये पॉइंट दिया हुआ था, है ना, पहले पॉइंट दिया हुआ था 4 3, ठीक है ये। उसके बाद -5 6, ये भी ठीक है। उसके बाद दिया हुआ 0 -7, वो बाद में आता है, उसके पहले ये आ गया। यहाँ पे ऑर्डर चेंज किया है। ऑर्डर का मतलब हुआ कि या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉइंट लेते जाइए और नहीं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉइंट लेते जाइए, तब एरिया सही आएगा। तो नाम जो है आप डाल सकते हैं, मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। तो एरिया ऑफ पेंटागन क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई इज इक्वल टू हाफ। और जब आप प्लॉट कर दिए हैं तो आप कहीं से भी स्टार्ट कीजिएगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर में तो आपको आ चुका है। तो जैसे इस पॉइंट के बाद सीधे इसको लिख दीजिए, एरिया गलत आएगा। अब जो है या तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमिए और नहीं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब सही आएगा। मान लो यहीं से स्टार्ट किए, पहले 4 3, उसके बाद -5 6, उसके बाद -7 -2, 0 -7 और 3 -6, और जहां से स्टार्ट किया वहीं पे समाप्त होगा। गलत आया था ना, तुम लोग स्टार्ट की थी बनाना। ये हुआ एक्चुअल ऑर्डर, समझे। जबकि ट्रायंगल में ऐसा नहीं होता, कहीं से भी शुरू कीजिए, इसलिए वहां पे नहीं लिखाए थे। लेकिन पॉलीगन में पॉइंट को एक्चुअल ऑर्डर में होना चाहिए, तभी आप स्टेयर मेथड से सही बना पाइएगा। बाकी कैलकुलेट करना है कर लो। यहाँ तक क्लियर है सबका? बताओ कैलकुलेट करके कितना आया। एक तरफ से मल्टीप्लाई करते जाइए। 4 × 6 24, -5 को -2 से मल्टीप्लाई किए, माइनस माइनस प्लस, -7 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी माइनस माइनस प्लस होगा 49। 0 को -6 से मल्टीप्लाई किए तो 0 हो जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो +9। अब दूसरे तरफ से 3 × -5 तो -15, 6 × -7 -42, कहाँ पहुंचे, अच्छा ठीक है। -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -7 को 3 से मल्टीप्लाई किए -21, -6 को 4 से मल्टीप्लाई किए -24। कितना आया? क्या अभी तक बना नहीं है? कैलकुलेशन से तो लोग भागने लगता है। नौ और 9 18, 18 और 4 22 हो गया। उसके बाद 4 1 5, 2 7 और 2 9, इतना ही आना चाहिए, देख लो भाई।
ये हो गया 4 1 5 और 2 7 और 5 12, ये 2 और 2 4 और 4 6 और 1 7, एक 8, 8 होगा ना जी माइनस में, यानी कि 1/2 92 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 82, 1/2 इंटू ये हो गया 4 और 8 और 9, गलती हो गया क्या, एक छूट गया का जी, 102 इसको जोड़ने पे, अच्छा ये गलत आया है 102, अब सही है, ठीक है। अच्छा इसको ऐड कीजिएगा कितना आ जाएगा 194 और ये हो गया 97, समझ गए कैसे बनाना है, जो भी फार्मूला बताएं उसका एप्लीकेशन भी बता दिए हैं। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो आप लोग को बनाना था छोड़ दिए हम, क्वेश्चन नंबर 6 जो आप ही को बनाना है। आगे हम बताते हैं डायरेक्ट अब लोकस वाला, ठीक है। आज बेसिक पूरा फिनिश कर देते हैं, अगले क्लास से सिलेबस। किताब आप लोग खरीदे हैं कोई किताब मैथ का, RS अग्रवाल है, RS अग्रवाल को बनाइए, उसमें अभी शायद नहीं स्टार्ट हुआ होगा, स्ट्रेट लाइन से उसमें होगा, ठीक है। क्या कौन बुक बनाता है सीनेज का, कोई भी बुक बनाइए, लोकस ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट के लोकस से क्या समझते हैं, लोकस क्या होता है, अगर कोई पॉइंट मूव करता है, ठीक है, मान लीजिए P कोई पॉइंट है और ये आपको मूविंग पॉइंट है, बात नहीं करो आजकल तुम लोग दोनों गप मारिए, दोनों के बीच में तुम बैठना, ये मूविंग पॉइंट है। अब मान लीजिए ये पॉइंट जो है अगर मूव करता है किसी ज्योमेट्रिकल कंडीशन के अनुसार, उसके द्वारा जो रास्ता बनाया जाएगा उस रास्ता को ही लोकस कहते हैं, यानी कि वो कर्व जो है लोकस हो गया उस मूविंग पॉइंट का, ठीक है, समझ गए। कोई पॉइंट अगर मूव करेगा तो अपना पोजीशन को क्या करेगा, बदलते जाएगा, पोजीशन को जब बदलेगा तो उससे एक जो है पाथ या रास्ता तैयार होगा, उस रास्ता को ही लोकस कहेंगे। ये जो कर्व देख रहे हैं इस पॉइंट का लोकस हो गया। द लोकस ऑफ ए पॉइंट, द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट इज द पाथ, पाथ मतलब हो गया रास्ता, ट्रेस्ड आउट खींचा जाता है
बाय द पॉइंट, यानी कि मूविंग पॉइंट अंडर सम ज्योमेट्रिकल कंडीशन, कोई कंडीशन देगा उसी के अनुसार वो पॉइंट जो है मूव करेगा। सम ज्योमेट्रिकल कंडीशन, कंडीशन एक कंडीशन दे या एक से ज्यादा भी दे सकता है। द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट इज द पाथ, वैसा रास्ता ट्रेस्ड आउट बाय द पॉइंट, यानी कि बाय द मूविंग पॉइंट अंडर सम ज्योमेट्रिकल कंडीशन। मूविंग पॉइंट जो कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशन के अनुसार जो रास्ता तैयार करेगा उस रास्ता को क्या बोलेंगे, लोकस कह देंगे। अब सोचिए एक स्ट्रेट लाइन अपने आप थोड़ी बनेगा, जैसे 2 पॉइंट दे दिया तो क्या लाइन बन जाएगा, जबकि जानते हैं कि 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसे, एक पॉइंट कोई ऐसा होगा तो इस पॉइंट से चलकर दूसरे पॉइंट तक पहुंचेगा, तो ये जो पॉइंट चल रहा है यही मूविंग पॉइंट है और उसके द्वारा ये बनाया हुआ रास्ता है। स्ट्रेट लाइन भी क्या है, किसी पॉइंट का लोकस है। सर्कल जो हुआ किसी पॉइंट का लोकस है। जैसे एग्जांपल देखिए, लेट ओ बी द फिक्स्ड पॉइंट, वो आपको फिक्स पॉइंट दिया हुआ है। एंड P इज ए मूविंग पॉइंट, और P एक मूविंग पॉइंट है। मूविंग पॉइंट which moves such that ये पॉइंट इस तरह से घूमता है, its distance from O, its distance from O का मतलब हो गया फिक्स पॉइंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहता है। देन द लोकस ऑफ P पॉइंट का लोकस क्या होगा, P ही मूविंग पॉइंट था, बताइए जी। O कोई फिक्स पॉइंट है, ठीक है, इसका पोजीशन जो है इधर उधर नहीं होगा, अपने जगह पे रहेगा। और P जो है मूविंग पॉइंट है, विच मूव्स सच दैट, जो इस तरह से घूमता है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम O से उसका दूरी हमेशा एक कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब कभी नहीं बदलता है। देन लोकस ऑफ P का लोकस क्या होगा, सर्कल होगा। जैसे ये आपको फिक्स पॉइंट है और ये मूविंग पॉइंट है, और ये इस तरह से मूव कर रहा कि O से P का दूरी हमेशा कांस्टेंट रहता है। मान लो P पॉइंट यहां चला गया, ये दूरी हम लोग फिलहाल मान लिए 5 सेंटीमीटर मान लो। अब P जब मूव करके यहाँ आया फिर भी O से इसका दूरी 5 ही सेंटीमीटर है। P मान लो यहाँ आ गया फिर भी O से दूरी इसका 5 ही सेंटीमीटर है। इस तरह से P मूव करते जा रहा है, ये डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर है। अब P जो है जैसे जैसे चला है सबको मिला दीजिए, तो सारे पॉइंट को मिलाइएगा तो एक सर्कल तैयार होगा। इसी पर P जो है मूव किया है, ठीक है। अब P मान लीजिए यहाँ पे आया होगा तो ये डिस्टेंस भी 5 ही होगा। और आप जानते हैं कि सर्कल का सभी रेडियस आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो लोकस ऑफ P इज ए सर्कल, एक सर्कल बन जाएगा। समझ गए आप लोग, समझे। अब चलिए इस पर सवाल बताते हैं पहले। लोकस निकालने का तरीका होता है, उसको लिखा देते हैं, उसके बाद बताते हैं। अब जितना भी पढ़िएगा, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स,
किसी पॉइंट का लोकस है वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसमें डायरेक्ट बोल देगा लोकस निकालने के लिए। तो लोकस के बारे में पता होना चाहिए कि लोकस जो है एक्चुअली में किसी पॉइंट का लोकस एक कर्व होगा। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझिए आप दूसरा बार पढ़ रहे हैं, अभी तक हम वहां नहीं पहुंचे हैं जहां तक सर पढ़ा के गए थे। सर आप लोग को स्ट्रेट लाइन में जो स्टैंडर्ड 5 फॉर्म है वहां तक बताए हैं, वो अब जो है एक से 2 क्लास में पहुंच जाएंगे वहां। किसी मूविंग पॉइंट का लोकस कैसे निकालेंगे? मिटा दे। सबसे पहले एट फर्स्ट आप मूविंग पॉइंट का कोई कोऑर्डिनेट मान लीजिएगा। लेट पी आपको जो इच्छा है अल्फा बीटा एच के जो भी लेना है, पी अल्फा बीटा बी द मूविंग पॉइंट। उसमें लिखा हुआ रहेगा मूविंग पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट नहीं देगा तो आपको ले लेना है, माना कि मूविंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है। दूसरा, जो आपको ज्योमेट्रिकल कंडीशन देगा उसको यूज करके अल्फा और बीटा के बीच में एक रिलेशन निकालेंगे। देन वी फाइंड ए रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा by using given geometrical condition, जो भी आपको कंडीशन सवाल में देगा उसको यूज करके। जब रिलेशन आप निकालिएगा तो हो सकता है कि उसमें कोई तीसरा वेरिएबल आ जाए, जैसे अल्फा और बीटा ये दोनों को छोड़कर कोई तीसरा वेरिएबल आ गया तो उसको हटा दीजिएगा। इफ एनी थर्ड वेरिएबल या वेरिएबल हो या पैरामीटर occurs इन द रिलेशन, जो रिलेशन हम लोग निकाले हैं उसमें अगर कोई तीसरा वेरिएबल और पैरामीटर आ गया, देन वी रिमूव इट। जो कंडीशन आपको दिया हुआ है उसको यूज करके इसको हटाना है बाय गिवन कंडीशन। बाय गिवन कंडीशन का मतलब हो गया बाय यूजिंग द गिवन कंडीशन, जो भी कंडीशन दिया हुआ है उसको यूज करके आपको हटा देना। तीसरा वेरिएबल को, अल्फा बीटा को नहीं। सबसे पहले मूविंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेना है अल्फा बीटा। अल्फा और बीटा के बीच में एक रिलेशन हमको निकालना है, कैसे? जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन देगा।
इसके अलावा अगर कोई तीसरा आ गया तब हम लोग क्या करेंगे, उसको हटाएंगे। तीसरा आ गया तो उसको हटा देंगे, ठीक है, दिए हुए कंडीशन को यूज करके। चौथा, अब हम लोग अल्फा के जगह पे एक्स और बीटा के जगह पे वाई रिप्लेस कर देंगे। नाउ वी रिप्लेस अल्फा बाई एक्स एंड बीटा बाई वाई to get the locus of P। P का लोकस निकालने के लिए अल्फा को x से रिप्लेस कर देंगे और बीटा को y से। ये लोकस निकालने का तरीका। अब इस पे सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, पहले आसान सवाल बना लीजिए। हो गया सबका? इतना लिखाते हैं आप लोग, याद रखते हैं? कुछ भी नहीं याद रखना ना, बंद उंद करके उसके बाद फिर जो है नया हो जाता है। नहीं लिखाने पे फिर जो है दूसरा लड़का का देखिएगा लिखा हुआ, वो टीचर तो बड़ी अच्छा पढ़ाया था, हम लोग का सर तो कुछ लिखे भी नहीं किए। अब सोचिए किस तरह से फंस जाते हैं टीचर। नहीं लिखाएंगे उसमें भी प्रॉब्लम है, और लिखा दिए तो याद ही नहीं करते। आपको याद होना चाहिए। तो मेथड एक है कि कैसे कैसे हमको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है फाइंड द लोकस ऑफ वेरिएबल पॉइंट 80 स्क्वायर 280। एक वेरिएबल पॉइंट दिया हुआ है, एटी स्क्वायर और 280, जहां पे टी जो है पैरामीटर, पैरामीटर मतलब समझते हैं? बोलो जी, पैरामीटर मतलब क्या समझते हैं? क्या क्या बोला? पैरामीटर मतलब कंडीशन नहीं। अभी तक जो आप फंक्शन पढ़े तो फंक्शन में कितने वेरिएबल था? 2 वेरिएबल, एक्स और वाई। एक था इंडिपेंडेंट, दूसरा था डिपेंडेंट। अगर 2 वेरिएबल को किसी तीसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो तीसरा वेरिएबल पैरामीटर कहलाएगा। समझे? अगर 2 वेरिएबल को किसी तीसरे वेरिएबल में कन्वर्ट किया जाए तब वो पैरामीटर कहलाएगा। जैसे x बराबर, इसी के अनुसार बता रहे हैं, 80 स्क्वायर, y बराबर 280। अब x का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? t पर। t का मान जैसे जैसे बदलेगा x बदल जाएगा, t का मान जब बदलेगा तो y भी बदल जाएगा। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल था x और y, और ये दोनों का वैल्यू अब t पे डिपेंड कर रहा है। t एक तीसरा वेरिएबल आया, x का मान t पे डिपेंड कर रहा, y का मान भी t पे डिपेंड कर रहा, तो t को कहेंगे पैरामीटर।
और इस तरह का जो इक्वेशन होता है उसको बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। ये सारा चीज अब 12 में पढ़िएगा, पैरामेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, बोलता है इस पॉइंट का, ये वेरिएबल पॉइंट है क्योंकि टी का मान बदलेगा, पॉइंट अपना जगह बदलते जाएगा। ये एक पॉइंट है और टी का वैल्यू जैसे जैसे आप बदलिएगा ये पॉइंट बदलने लगेगा। अब पॉइंट जब बदलने लगेगा तो इसका पोजीशन बदलने लगेगा, तो उसे एक कर्व बनेगा, उसी कर्व को निकालना है। तो मान लेते हैं डायरेक्ट हम लोग निकाल रहे हैं, इसका ज्योमेट्रिकल कंडीशन कुछ नहीं दिया है। तो माना कि वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई है, यानी कि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 80² और वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 280। अभी जो नियम बताए हैं इस पर कुछ नहीं हम बता रहे, ये डायरेक्ट हल्का छोटा सा सवाल है। इस पॉइंट का लोकस चाहिए जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 80², वाई कोऑर्डिनेट 280। अब देखिए एक्स और वाई पहले से मालूम था कि वेरिएबल है और टी जो है खुद एक वेरिएबल है, तो कोई तीसरा वेरिएबल आता है तो उसको हटाना पड़ता है। टी को हटा दीजिए। तो टी को हटाने के लिए यहां से t² का मान निकाले, कितना आएगा x/a, और यहां से t का वैल्यू y/2, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। लेफ्ट साइड में स्क्वायर करेंगे तो राइट साइड में भी करना पड़ेगा, ये होगा y²/4a²। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2। फ्रॉम 1 and 2 ये भी t² का मान है, ये भी t² का मान है। जब दोनों का वैल्यू t² के बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। ये नीचे नीचे कटता है, एक एक कट गया। x/1 इज इक्वल टू y²/4a, यानी कि y² इज इक्वल टू 4ax, ये लोकस हो गया। ठीक है, क्या चीज का इक्वेशन है? पैराबोला का। कहाँ पढ़े थे? हम तो नहीं पढ़ाए, आप कहीं पढ़े होंगे ना। कहाँ पे? यूट्यूब पे पढ़ लिया। अरे तुम्हारा सिलेबस में है उसको पूछ रहे हैं हम, यूट्यूब पे क्या पढ़े? कैसे नहीं पढ़े होंगे, फिजिक्स में पढ़े होंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन, इक्वेशन कैसे? स्क्वायर में आया होगा ना, टी के स्क्वायर में शायद आता है कि क्या आता है। जैसे कोई पत्थर को फेंके तो जो पाथ जो बनता है सर बताए होंगे, पैराबोलिक पाथ है। ठीक है, तो उसका इक्वेशन ड्राइव किए होंगे। तो किसी एक में क्वाड्रेटिक होगा। अगर कोई एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक है, चाहे एक्स में या वाई में, देखिए वाई में क्वाड्रेटिक है, ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। एक्स में अगर क्वाड्रेटिक होगा फिर भी पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। और ये प्रोजेक्टाइल मोशन में आप पढ़े होंगे फिजिक्स में। हो गया। which is the required locus of the given variable point, of the given variable point। पढ़ने में ज्यादा अच्छा लगेगा 12, उसमें कॉन्सेप्ट है। 11th में ज्यादा कॉन्सेप्ट, कोऑर्डिनेट अच्छा है लेकिन अभी पढ़ा ही रहे उस जगह पे जहां पे ज्यादा कैलकुलेशन। इसमें सीबीएसई बोर्ड कौन था जी? स्टूडेंट वाला में तुम 2 3। सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन बहुत टफ रहता है, आसान मत समझिए। अब बहुत ज्यादा सवाल बनाना रहता है। 39 क्वेश्चन है 3 घंटा में बनाने का, और उसका जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो भी बिहार बोर्ड का सब्जेक्टिव के बराबर रहता है। डरा नहीं रहे, मतलब पहले ही से सतर्क कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं।
है? नहीं, 12 में इस तरह से पढ़ाएंगे कि आपको टेस्ट जो है ना, जैसे मान लीजिए रिलेशन पढ़ा दिया उसका टेस्ट लेंगे, फंक्शन पढ़ाएंगे उसका टेस्ट लेंगे। अब इनवर्स में जब जाएंगे तो रिलेशन, फंक्शन और इनवर्स तीनों का टेस्ट होगा। इस तरह से पीछे वाला जो हमेशा टेस्ट में आएगा। क्वेश्चन भी उसका सेट कर दिए हैं, सर को अभी दिए नहीं है तो वो प्रिंट हो जाएगा। उसी तरह से तुम लोग को टेस्ट लेंगे। 12 का ही अभी ज़्यादा उसी पे फोकस करें कि किस तरह से इस टेस्ट लिया जाए। ऐसे जो चैप्टर पढ़ाए उसका टेस्ट लिए। मान लीजिए इंटीग्रेशन आया 4 महीना बाद, जब तक जो है पूरा डिफ्रेंसिएशन गायब है, पीछे वाला जो है रिवीजन के लिए उस तरह से टेस्ट तैयार कर रहे हैं। बताएं आगे। मेरा लगता है आप बना दोगे इस तरह का सवाल। अच्छा, एक आप क्वेश्चन नंबर 10 बनाइए। देखिए सवाल को पहले। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट पी, पी कोई वेरिएबल पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। टाइम लगेगा। टाइम कुछ नहीं है। बिहार बोर्ड एकदम निफिकिर रहेगा, उसके लिए सरकार ही खड़ा है। तुम नहीं लिखेगा फिर भी पास करवा देंगे। सीबीएसई 12 में सीबीएसई बोर्ड का जो है बढ़िया से पढ़िए। जब मालूम है कि 12 में नहीं करता है तो मेहनत ना करना पड़ेगा, है? इस पॉइंट का लोकस चाहिए, ठीक है, और ये वेरिएबल पॉइंट है। अब बताइए कि ये वेरिएबल पॉइंट कैसे है, कौन बदलेगा? थीटा बदलेगा। थीटा का मान जैसे जैसे बदलिएगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बदलते चल जाएगा। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट। अब देखो एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू यही है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू ये। अब आपको पता चल गया कि थीटा को बदलने से एक्स भी बदल जाएगा, वाई भी बदल जाएगा। तो दो वेरिएबल को किसी तीसरे वेरिएबल में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है, एक्स वाई को थर्ड वेरिएबल थीटा में कन्वर्ट किया गया। ये थीटा जो है इसी को पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। और इस तरह का जब भी इक्वेशन आपको लिखा रहे इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। इसके पहले जो सवाल बनाए थे पैराबोला का इक्वेशन यही होता है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला का, पढ़िएगा कोनिक सेक्शन में। और इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है x बराबर 80 स्क्वायर और y बराबर 280। यह पैरामेट्रिक इक्वेशन है पैराबोला का, समझे? तो अभी जैसे नहीं समझ पाए क्योंकि पढ़े नहीं है, पैराबोला में जाइएगा तो वहां समझ जाइएगा कि ये इसी का जो है इक्वेशन लिखा हुआ, पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखा हुआ है, ये कार्टेशियन फॉर्म में है। उसी तरह से ये आपको जो है पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखा हुआ है। अब सवाल उठता है कि जब थीटा को हटाएंगे तो कार्टेशियन फॉर्म में ये किसका इक्वेशन है, ये आपको निकालना है। तो थीटा को हटाना है तीसरा वेरिएबल को, और देखिए कि उस पॉइंट का लोकस क्या होगा। और हटाने के लिए आपको सोचना है कि कैसे हटाएं। एक्स कोऑर्डिनेट है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। जब कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ रहे तो आप अपने अनुसार जो सही है उसको यूज कर सकते हैं थीटा को हटाने के लिए।
थीटा को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर और ये होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इक्वेशन था, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है ना। चलिए ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना 1 हो गया और प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको फिलहाल इक्वेशन 1 मान लीजिए, आगे टूटेगा नहीं। अब यहां भी दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये किसका वैल्यू आया है, वाई स्क्वायर का। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। आपको काम क्या करना था, थीटा को हटाना था इससे और इससे, उसी को हम लोग जो है सिंप्लीफाई करके इतना लाए हैं 1 और 2। अब बताइए थीटा हटेगा कैसे, 1 और 2 को देखिए, बताइए क्या करेंगे, जोड़ देंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये प्लस में है ये माइनस में है, कट जाएगा। एडिंग 1 and 2, ये आपको देख देख कर सोचना है कि क्या करें कि थीटा का वैल्यू या थीटा हट जाए। इक्वेशन कैसे ऐड करते हैं, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ और राइट साइड को राइट साइड के साथ। इसका राइट साइड और उसका राइट साइड है 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यह नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 और 1 2, ये आपको लोकस हो गया। क्या रिप्रेजेंट करा, पढ़े हो कहीं, ये सर्कल है, ये भी आप पढ़िएगा, विच इज द रिक्वायर्ड लोकस ऑफ द गिवन पॉइंट। ठीक है, दिए हुए पॉइंट का ये लोकस है और ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस √2 होगा। आज यहीं छोड़ देते हैं ना, ज्यादा हो जाएगा, 9:45 होने जा रहा है। इसमें जो भी सवाल बचा हुआ है आपका काम है इसको बनाना, जो नहीं बनेगा इसको बताएंगे और नेक्स्ट क्लास स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसमें सवाल अभी बचा हुआ है और किताब जो खरीदे हैं RS अग्रवाल या जो भी है वो स्ट्रेट लाइन से अब जो है उसको फॉलो कीजिएगा, वहीं से वहां सिलेबस दिया हुआ होगा। एक किताब को हमेशा फॉलो कीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगा, किताब ही कॉन्सेप्ट बनाएगा।